मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, मैं हुकूमत में नहीं था लेकिन मैं पार्टी के साथ था, तो हम बड़े भरम हुए कि देखें क्या जुल्म किया है, हमने कानून बनाया है, उन्होंने ख़त्म कर दिया। वो कानून होता तो आप यकीन हफ्ते में हम सब फांसी लग जाते। लेकिन उनकी भी सियासी हालत ये हो गई थी कि वो रात के अंधेरे में पार्लियामेंट के मेंबरों से इस्तीफे ले रहे थे ताकि मैं इनको हुकूमत को ख़त्म कर सकूँ। PMLN सर छोड़ी क्यों? ये सवाल अक्सर किया जाता है। मैंने PMLN को नहीं छोड़ा। एक तासुर ये दिया जाता है, बहुत सारे लोग ये सवाल भी करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने आपको लॉन्च किया है नई जमात की शक्ल में, इसमें क्या सदाकत और हकीकत है सर? देखिए, आप कह रहे हैं नून लीग इस्टेब्लिशमेंट की जमात है। आज नून लीग इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से आई है। मैं कुछ पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट लोगों के नाम लूँगा, आपने उनके बारे में जो आपकी राय है एक लफ्ज़ में, चंद अल्फाज में आप दे सकते हैं। बिलावल भुट्टो, मरीम नवाज साहिबा, इमरान खान साहब, आसिम मुनीर साहब। अस्सलाम नाज़रीन, आज की एपिसोड में हम आतिफ को लाए हैं। आ जाते चलो जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बड़े तो टाइम आए हैं। अस्सलाम नाज़रीन, आज बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है। आज हमारे लिए ऑनर है कि पहली दफ़ा इतना बड़ा एक्स गवर्नमेंट ऑफिशियल, एक बहुत बड़ी जमात के लीडर भी रह चुके हैं। हमारे पास आज पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर शाहिद अब्बासी साहब आए हैं। सर, बहुत आने का आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। मेहरबानी सर, हम लंबे इंट्रोज में नहीं जाते, हम डायरेक्ट मुश्किल सवाल पर चले जाते हैं। ठीक है जी, ठीक है, इस तरह, क्योंकि आप जितना पॉलिटिकल हिस्ट्री आपने देखी है जी, वो आज बहुत रेलिवेंट है। मसलन ज़ियाद दौर से लेके आज तक आप पॉलिटिकली मेंटली एक्टिव थे, आपने हर चीज़ देखी, ऑब्ज़र्व की, पाकिस्तान की जो मल्टीपल चेंजेस हुए हैं। सबसे पहला जो हमारा सवाल है सर, वो मोस्ट रेलिवेंट है। हमारी हर गवर्नमेंट की कोशिश होती है किसी ना किसी तरह जुडिशरी को ऑन बोर्ड करने की, मुख्तलिफ अटेम्प्ट्स थ्रू आउट हिस्ट्री की गई हैं। जो अभी तरमीम पेश की जा रही है उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, तरमीम में देखी नहीं है, लेकिन जो बातें सामने आई हैं, ये कोशिश है कि जुडिशरी को जो हुकूमत के ताबे कर दिया जाए। ये इसकी सारी इस जो इसका इसकी और ये बदनीयती पे सारा बात मबनी है। दोनों, हुकूमत भी आईनी इदारा है, जुडिशरी भी आईनी इदारा है। माजी में कोशिश ये थी कि जो चीफ जस्टिस आए, जजेस आए, उनको हम कुछ ताबे कर लें, हमारी मर्ज़ी के फ़ैसले दे दिया करें, और हमेशा उसमें नाकामी रही और ख़राबी पैदा हुई है। तो जुडिशल इंडिपेंडेंस मुल्क के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, और आज भी ये जो कोशिश है ये भी नाकाम होगी। अच्छा, क्योंकि आप की सोच कुछ होती है, होता कुछ है। मैं एक छोटा सा, अगर आप इजाज़त दें, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। हकीम सईद साहब शहीद हो गए, कर दिए गए 1998 में। तो एक कानून बनाया गया कि मिलिट्री कोर्ट्स होंगे और वो समरी ट्रायल्स करेंगे और सज़ा दे दिया करेंगे, फौरी बस, फौरी, बिल्कुल, ये चंद दिनों में। और ये हुआ। मेरा ख्याल है कोई 6, 8 या 10, 12 लोगों को टेररिज्म के मामलात में सज़ाएँ दे दी, उनको फांसी लग गई। सुप्रीम कोर्ट ने वो लॉ स्ट्राइक डाउन कर दिया। ओके, मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, मैं हुकूमत में नहीं था लेकिन मैं पार्टी के साथ था, तो हम बड़े भरम हुए कि देखें क्या जुल्म किया है, हमने कानून बनाया है, उन्होंने ख़त्म कर दिया। मकसद ये था कि टेररिज्म को कंट्रोल किया जाए, तो हमें काम नहीं करने देते। उसके चंद महीने बाद मियां साहब की हुकूमत ख़त्म कर दी गई 99 में, और हम पे त्यारा साजिश केस बन गया। त्यारा साजिश केस हाईजैकिंग का था। हाईजैकिंग हमारी ताज़ीरात में वाहिद कानून है जिसमें लाजमी सज़ाए मौत है। कत्ल में लाजमी सज़ा जो है वो उम्र कैद है, और अगर हालात ऐसे हों तो आप सज़ाए मौत दे सकते हैं। हाईजैकिंग में उलट है कि सज़ाए मौत है, और अगर आप हालात ऐसे हों कि आप कहें कि नहीं इसको उम्र कैद दे तो मिल जाती है। अगर वो कानून मौजूद होता, और था भी मिलिट्री, आर्मी चीफ के हाईजैकिंग का इशू था, मिलिट्री गवर्नमेंट आ चुकी थी, वो कानून होता तो आप यकीन हफ्ते में हम सब फांसी लग जाते। अल्लाह माफ़ करे। तो ये कुछ अल्लाह ने करम किया कुछ। तो ये इस किस्म के मामलात, जब भी आप बदनीयती से जुडिशरी के निज़ाम को, कवानीन को बनाने की कोशिश करेंगे या जुडिशरी को ताबे करने की कोशिश करेंगे, नुकसान आपका ही होता है। इसकी बहुत सी मिसालें हैं। सुकाली भुट्टो साहब का मशहूर वाक़या, उन्होंने कानून बनाया था कि
बाहर से वकला आकर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते किसी को। उन्होंने खुद जब कोशिश की तो वो वकला नहीं है, उनके अपने बनाए हुए कानून की वजह से नहीं आ सके। तो इसमें बड़े सबक हैं। आपको लगता है कि हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर जो भी बड़े लीडर्स आए हैं, भुट्टो साहब हों, बेनज़ीर साहिबा हों, नवाज शरीफ साहब हों, इमरान खान साहब हो, इनकी सॉर्ट ऑफ एक डिक्टेटोरियल माइंडसेट होता है कि जब ये प्राइम मिनिस्टर या इक़्तिदार में आ जाते हैं, इनके पास असेंबली में सपोर्ट होता है, तो फिर ये थोड़ा सा अपने आप को अमर समझना शुरू कर देते हैं। हमने भुट्टो साहब के दौर में देखा, बेनज़ीर साहिबा में देखा, नवाज शरीफ साहब के दौर में, इवन इमरान खान के दौर में देखा। और समहाउ फिर जब इनसे इक़्तिदार जाता है तो फिर इनको पहली दफ़ा ख्याल आता है कि शायद हमने अपने दौर में कुछ बेहतर कर सकते थे। नहीं, ये बात दुरुस्त है, क्योंकि वोट जो है हमारे मुल्क में वो शख्सियत को पड़ता है, वो जमात को नहीं पड़ता। जमात का नाम शख्सियत के नाम से जुड़ा होता है। तो जब शख्सियत इक़्तिदार में आती है तो फिर वो उसी तरह, क्योंकि वोट उनका होता है, वो कहते हैं ठीक है। तो वो ना पार्लियामान में यकीन रखते हैं, ना वो काबीना में यकीन रखते हैं। वो बस ये समझते हैं कि जो मेरे मुल्क से मुंह से लफ्ज़ निकलेगा वो कानून होगा, वो एक हुक्म होगा। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इस तरह चलती नहीं है। इस तरह काबीना जो है ये एक कंसल्टेशन का फोरम है। प्राइम मिनिस्टर इज़ फर्स्ट अमंग्स्ट इक्वल्स। ओके। लेकिन हम ये समझते हैं कि हम सॉवरन हो गए हैं, हम बादशाह बन गए हैं, जो हम कहेंगे वही होगा। नहीं होता तो हम परेशान होते हैं, हमें तकलीफ़ होती है, फिर हम रिएक्ट करते हैं। तो ये कोई किसी शख्स की बात नहीं है। अगर आप मुझसे जिन अशखास के नाम आपने लिए हैं, तो इनमें सबसे ज़्यादा डिक्टेटोरियल माइंडसेट जो था मेरी नज़र में इमरान खान साहब का था। ओके। जो ओपनली कहते थे मैं एहतसाब कर रहा हूँ, मैं लोगों को अंदर कर रहा हूँ, मैंने आज विकेट गिरा दी है। तो अब किसी प्राइम मिनिस्टर को इख्तियार नहीं है किसी को वो अरेस्ट कर सके, किसी की विकेटें गिरा दे। नहीं, अरेस्ट कर ही नहीं सकता, उसके पास कोई इख्तियार नहीं है। SHO अरेस्ट कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता। ऐसे ही है। तो आपको कानून के मुताबिक जो अक़दार हैं जमहूरी और पार्लिमानी, उसके मुताबिक हुकूमत चलानी पड़ती है। तो हम ये समझते हैं कि, और कुछ ब्यूरोक्रेसी ने भी ये माहौल बना दिया है, ख़ास तौर पर सूबों में। ओके। सूबे की हुकूमत कैसे चलती है, चंद सेक्रेटरी बिठाए जाते हैं, उनको चीफ मिनिस्टर साहिबा या साहब जो होते हैं वो एक हुक्म देते हैं, उसको डायरेक्टिव कहा जाता है। ओके। जो कुछ वो कहते हैं वो डायरेक्टिव बन जाता है, उसको जाके ब्यूरोक्रेसी इंप्लीमेंट करना शुरू कर देती है। बेशक वो चीज़ ठीक हो गलत हो मैटर नहीं करता, ठीक हो गलत हो, उसके सूबे का नुकसान हो, पैसे का ज़या हो जाए, अवाम को नुकसान हो जाए, वो नहीं पूछते। अच्छा, कई दफ़ा ऐसे होता है, मैंने खुद ये बहुत देखा है कि वो सब जानते हैं कि काम ना होने वाला है, ओके, उसके बावजूद वो मिनट हो जाता है, डायरेक्टिव हो गया, इशू हो जाता है, और फिर सब उसको करने चल पड़ते हैं जानते हुए कि नहीं होगा। ये बड़ा हमने अजीब निज़ाम मुल्क का बना जो ये वो वक्त का ज़ाया करते हैं, काम को पता है नामुमकिन है, मसाला आप कोई काम कहते हैं नामुमकिन है, होगा सर नहीं हो सकता, क्यों हम इसमें 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन ज़ाया करेंगे। तो हो तो टैक्स पेयर के पैसों पे हो रहा होता है हर चीज़। लेकिन वो ये बात नहीं करेंगे ना, अगर ये करेंगे तो अगली मीटिंग में नहीं बुलाया जाएगा। ओके। क्योंकि जो मीटिंग कर रहा होता है वो कहता है मैंने हुक्म दे दिया, अब करें आप इसको। वैसे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, मैं आपने अच्छा किया ब्यूरोक्रेसी का बताया वो किस तरह ऑपरेट कर रहे हैं कि वो आइडियाज़ ला नहीं रहे, जो आइडियाज़ उनको मिल रहे हैं उनको जिस तरह मर्जी करके थ्रू कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ किसी भी रिफॉर्म का आइडिया कहाँ से लाती हैं? बिकॉज हर कोई कहता है हमारे पास प्लान है, मंशूर है, लेकिन जब उनसे हम मंशूर पे सवाल करते हैं तो वहाँ पे फिर आई बाई शाई शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली आइडियाज़ जनरेट, इस तरह नून लीग थी मिसाल के तौर पर, मोटरवेज़ का आइडियाज़ का जेनेसिस कहाँ से आया कि हमने मोटरवेज़ बनानी है? ये थॉट प्रोसेस क्या थी? देखिए, ये आपने जो बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक मिसाल और दे देता हूँ। ओके। एक पंजाब गवर्नमेंट की एक मीटिंग थी, बहुत साल पहले की बात है, मैं उसमें मौजूद था। मैं वफाक में मैंने था, लेकिन मैं उस मीटिंग में था। तो एक वहाँ प्रोजेक्ट डिस्कस हुआ कि जी ये करना है, PM साहब ने कहा जी ये बड़ा ज़रूरी है, ये करना है। तो मैंने कहा जी ये, मुझसे उन्होंने पूछा, मैंने कहा जी ये ठीक बात नहीं है, आपका पैसे भी ज़ाया होंगे और इसका इफ़ेक्ट कुछ नहीं होगा, ये मनसूबा गलत है। तो कुछ और लोगों ने भी डिफ़र किया, कुछ ने सपोर्ट किया। तो एक सेक्रेटरी साहब बैठे थे, उन्होंने कहा, उन्होंने शुरू किया कि जनाब की जो सोच है ना वो पैगम्बराना है। अब मैं इसका क्या मुकाबला कर सकता हूँ? तो वो चीज़ इम्प्लीमेंट होनी शुरू हो गई और मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। महल कोई 40-50 अरब का नुकसान हो गया। तो अब ये तो पार्टीज़ के अंदर भी यही हालात है कि कंसल्टेशन का प्रोसेस नहीं होता। विद इन द पार्टी बहुत कम होता है।
और वहाँ अगर होता भी है तो वहाँ भी लोग तारीफ करने में, जिसको हम किचन कैबिनेट कहते हैं कि जी इस पार्टी में 5-6 लोग हैं, बड़े करीबी हैं, यही हर चीज़ मैनेज कर रहे हैं। किचन कैबिनेट में फिर भी लोग डिफर कर लेते हैं, ओके, लेकिन कुछ ज़्यादा करते हैं, लेकिन अक्सर कम करते हैं, अक्सर सपोर्ट कर देते हैं, इश्यूज़ का इतना इल्म भी नहीं होता, वो भी एक मसला होता है। आपने इसे मोटरवे का पूछा है। मोटरवे खालिसतन मियाँ नवाज शरीफ साहब की अपनी सोच थी कि मुल्क में मोटरवे होना चाहिए। ठीक है, एक बड़ा मंसूबा था उस ज़माने में, मेरा ख्याल है $1 अरब से ज़्यादा लगा था। अब आप इस पर डिबेट कर सकते हैं कि क्या ये अच्छा था या नहीं था। अब इसकी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी अगर आप बनाने जाएंगे तो आपको ये मंसूबा दुरुस्त नहीं लगेगा। ऐसे प्योर मैथ्स पे तो पूरा नहीं, प्योर मैथ पे या नहीं उतरेगा पूरा। लेकिन इसके जो इनटेंजिबल इफ़ेक्ट्स हैं उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये जो इफ़ेक्ट्स नज़र नहीं आते, एक तो इफ़ेक्ट आपको नज़र आता है ना, क्या इससे फ़ायदा हो गया, क्या नुकसान होगा, क्या ये पैसा कहीं और बेहतर इस्तेमाल हो सकता था। उस वक्त आप उस वक्त के तनाजुर में आपको देखना पड़ता है कि पाकिस्तान ने अपनी इकॉनमी को लिबरलाइज किया था। ऐसे ही पाकिस्तान ने ओपनिंग अप की थी, प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दी थी बड़ी तेज़ी से और बड़ी कामयाबी से। तो उसमें एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ये जो था मोटरवे का, इसका इकॉनमी पे एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ, जो कि इकॉनमिस्ट को नज़र नहीं आएगा, मुझे भी उस वक्त नज़र नहीं आया। तो ये एक लीडरशिप की सोच थी, मियाँ साहब ने एक बेहतर सोच दी जो वक्त के साथ एक कामयाब सोच थी, मेरे ख्याल में साबित हुई। तो ये कुछ चीज़ों में इंट्यूटिवली, यानी कि अगर मिसाल तौर पे हम एक और जमात का टैग ले लेते हैं कि पीपल्स पार्टी है जी, बेनज़ीर साहिबा को खुद कोई ख्याल आया है तो वो ख्याल पुश थ्रू हो रहा है, बट पार्टी की तरह से मिसाल तौर पे हम अमेरिका में देखते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के अलहदा पेड थिंक टैंक्स होते हैं जिनको बाकायदा पैसे देते हैं, प्रॉब्लम्स देते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए वो काम कर रहे होते हैं। अमूमन वो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड होते हैं। यहाँ पे सियासी जमातें ये नहीं करती, गवर्नमेंट करती है किसी हद तक। नेशनल डिफेंस अकेडमी होगी, कभी लम से बनवा लिया, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ खुद नहीं करती। इसलिए जब पीपीपी के मंशूर में ये होता है कि इतने यूनिट बिजली हम फ्री देंगे और फिर बिजली का एटॉमिक बॉम्ब हमारे सर पे गिरता है उसके बाद, तो सॉर्ट ऑफ आपको वो जब तजाद नज़र आता है तो लोग पॉलिटिक्स से हट के शख्सियत पॉलिटिक्स पे जाते जी हैं। बिल्कुल, बिकॉज पॉलिटिक्स से हमारे पॉलिटिशियन के पास कुछ होता नहीं है बताने को। नहीं, इशू रिलेटेड सोच नहीं है ना कोई चेक एंड बैलेंस में हम यकीन करते हैं। आप सब पार्टी को मंशूर देख लें कि जैसे बने हुए हैं, ये थोड़े से लेफ्ट लीनिंग होते हैं इकोनॉमी में और मॉरली राइट लीनिंग, लेफ्ट राइट भी सब खत्म हो गया जी। अब वो बातें सब खत्म हो गई हैं। अब सारे सेंट्रिस्ट एक ही जैसे हैं। अब मियाँ साहब को जैसे मैंने कहा कि मोटरवे की सोच कामयाब हुई, लेकिन बहुत सी और प्रोजेक्ट नाकाम रहे। वो येलो टैक्सी का स्कीम आ गई, यूथ प्रोग्राम 3-4 किस्म के बनाए गए, वो सब नाकाम हो गए। 90s में एक था पीएमएलएन का प्रोग्राम, कर्जा ख़त्म करो मुल्क जी का। जी, वो 97 में हुआ था, वो नहीं चल पड़ा। कर्जा उतारो मुल्क सवारो, ऐसे ही है। तो उस पर भी काम हुआ, वो भी नहीं चल सका। इसलिए जब भी आप एक इंस्टीट्यूशनल सोच रखते हो ना, उसके हमेशा फ़ायदा ज़्यादा होता है। जो कुछ भी हो एक चेक एंड बैलेंस के प्रोसेस से उसको गुजरना चाहिए, क्योंकि हुकूमतें आती जाती हैं, पैसा मुल्क का होता है और फ़ायदा नुकसान भी मुल्क का होता है। तो इन चीज़ों को पार्लियामेंट में डिबेट होना चाहिए, पब्लिक में डिबेट होना चाहिए। उसके बाद आप अगर ये मेजर फैसले करें और आपके पास अक्सरियत होती है कि आप इनको पुश थ्रू कर लें, लेकिन जो भी करें उसके फ़ायदे नुकसानात अवाम के सामने रखने चाहिए, पार्टी के सामने रखने चाहिए, काबीना के सामने रखने चाहिए। वहाँ पर वो सैर हासिल डिबेट हमारे निज़ाम में नहीं होती जिसकी ज़रूरत है। अब ये जो चीज़ 90s में लैकिंग थी वो तो आज भी लैकिंग नज़र आ रही है कि बिलावल साहब अभी कल उन्होंने तकरीर की है अपने जलसे में सिंध के अंदर, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी अपोजिशन को हम दावत देते हैं तरमीम में शामिल, नहीं तो ब्रूट फोर्स से तो हम कर ही लेंगे, मीनिंग कि ब्रूट मेजॉरिटी से हम कर ही लेंगे। वो तरमीम क्या है वो एक मिस्ट्री है। 6 मुख्तलिफ अमेंडमेंट बिल्स मौजूद है, किसी को कोई नहीं पता होना क्या है। तो आज भी वही मुसलसल सोच चल रही है। उस सोच में एवोल्यूशन क्यों नहीं आ रही? मिसाल तौर पे हमने मिसाक जमहूरियत देखते हैं जहाँ पे पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ 90s की सियासत को छोड़ के इकट्ठे हुए, आज भी वो सोच नहीं दोबारा उस तरह सामने आ पा रही। इसकी मेन वजह आपको क्या लगती है? देखिए, इसमें एक तो इक़्तिदार की हवस है ना, सबसे पहली बात ये है। दूसरा, हम
जो कंसल्टेशन का प्रोसेस नहीं करते, हम कहते हैं हम जो कह रहे हैं बस यही दुरुस्त है। लीडरशिप की ये तरीका होता है, क्योंकि जो MNA MP हैं वो आपकी मरून मिन्नत है। आप उनके साथ टिकट देंगे तो इलेक्ट होंगे, नहीं देंगे तो नहीं इलेक्ट होंगे, तो वो भी आपकी खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं। अब आप मिसाक जमहूरियत की बात करते हैं, लंदन में मिसाक जमहूरियत हो रहा था, पाकिस्तान में NRO नेगोशिएट हो रहा था। ठीक है, बाकी अब हिसाब खुद लगा लें कि हमारी सिंसेरिटी क्या होती है। मुझे नहीं पता, आप थोड़ा वजाहत कर दें। नहीं, मैंने बता दिया ना। नहीं, ये रियलिटी जो बातें हम COD में कह रहे थे उसकी मुकम्मल नफ़ी हम जनरल मुशर्रफ से NRO लेने में कर रहे थे। ये तारीख का हिस्सा है। अब तो ओपन चीज़ें हैं, ये ओपन चीज़ें है ना, तारीख का हिस्सा है। तो फिर नियत ही तो ना हुई ना। आप मुल्क में एक आइन है, हम आइन में भी यकीन नहीं रखते, जिसमें कोई मैं हमेशा कहता हूँ कि आप हमारे जो और हमारे मुल्क का जो आइन है ये बड़ा एक वसी और बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव आइन है। इसके अंदर बहुत हर चीज़ का प्रोसीजर भी दिया हुआ है, तरीक़ाकार भी दिया हुआ है, हलफ भी दिए हुए हैं। तो सिर्फ जो आइनी ओहदेदार हैं जो आइन पे हलफ उठाते हैं, जो मुल्क के सारे हुकूमती ओहदेदार होते हैं, अगर वो सिर्फ आइन पे अपने हलफ पे अमल करना शुरू कर दें आपका मुल्क ठीक हो जाएगा। नहीं, रूल ऑफ लॉ एक दफ़ा रूल ऑफ लॉ। अस्सलाम वालेकुम। ईओन क्लिप्स का चैनल जो है वो डिमोनेटाइज हो चुका है और ये काफ़ी बड़ा धचका था हमारे लिए, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म हमने बहुत कम टाइम में बहुत बड़ा बना लिया था अल्लाह के फजल से। पहले चैनल की तरह ये भी अब डिमोनेटाइज हो गया बिकॉज यूट्यूब को हमारी पैलेस्टाइन की कवरेज नहीं पसंद। अब हमें फिर दोबारा आपकी मदद दरकार है। आप ये 4 स्टेप्स में हमारी मदद कर सकते हैं। नंबर 1, जो आप वीडियो देख रहे हैं इसको आप अपनी स्टोरी में ऐड कर लें, जिस भी प्लेटफॉर्म को आप इस्तेमाल करें, इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह। नंबर 2, ट्विटर के ऊपर जाके आप हमारे ट्वीट को कोट ट्वीट करें और उसके अंदर आप मुख्तलिफ इदारों, अफराद जिनको आपको लगता है इन्फ्लुएंसर जो अहम है उनको टैग करें। नंबर 3, हमारे नए यूट्यूब चैनल जो ईओन क्लिप्स के मुतबादिल चैनल आएगा, ईओन अपडेट्स, उसको सब्सक्राइब कर लें, उसकी भी आपको डिटेल यहाँ दे देते हैं हम। और नंबर 4, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कि आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करें। और हम आपसे कोई चंदा नहीं मांग रहे, हम कह रहे हैं कि आप जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो हम सर्विसेज दे रहे हैं ऑनलाइन, वो आप लें सब्सक्रिप्शन मॉडल के तहत। उसके अंदर हमने एक नया पैकेज भी इंट्रोड्यूस किया कि आप 1 साल की सब्सक्रिप्शन इकट्ठे ले लेंगे तो हमें लमसम पेमेंट से फायदा हो जाएगा और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि अब हमारा मेजॉरिटी कंटेंट मोस्ट लाइकली आने वाले दिनों में पेड वॉल के पीछे ही होगा और उसके अंदर और पर्क्स भी मिलते हैं, जूम सेशंस वगैरह। लुबिलबाब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि हम ये काम करते रहें और आपको पसंद है ये काम, तो हमें सपोर्ट करें फाइनेंशियली एंड अदरवाइज। और ये हमारी वेबसाइट है, उसकी डिटेल्स सारी मौजूद हैं। अगर आपको कोई सवाल आता है तो हमें कमेंट्स में बताएं, इंस्टाग्राम पे इनबॉक्स कर लें, हमें ईमेल कर लें या वेबसाइट पे दिए गए नंबर पे रब्ता कर लें। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। रूल ऑफ लॉ के हवाले से सर, आपने ज़ाहिर है 2 मार्शल लॉज देखी और 90s की, उसको हम क्या कहेंगे, एक ब्रोकन जमहूरियत कहेंगे। फिर आपने फाइनली देखा कि 5 साल गवर्नमेंट पूरे भी कर सकती है पाकिस्तान में, ज़ारी गवर्नमेंट की, आप ही गवर्नमेंट की, आप सेकंड टेन्योर में प्राइम मिनिस्टर भी बने। इस सारे प्रोसेस के अंदर आपको कहीं फील हुआ कि मेरी जगह अब शायद नून लीग में नहीं है? बिकॉज एक बंदा जो इतना पुराना नून लीग के साथ चल रहा है, उस पर कोई कभी ये नहीं एलिगेशन है कि वो फ़लाँ जमात में, जस्ट बहुत सारे हमारे सियासतदान जो हैं इस वक्त, आपके जो कॉलीग्स भी हैं, मल्टीपल जमातें घूम के आए हुए हैं। आपका एक बहुत लंबा टेन्योर है मियां नवाज शरीफ के साथ। एट व्हाट पॉइंट आपने डिसाइड किया कि नहीं, मैं अब सेपरेट होना चाहता हूँ? देखिए, माशाल्लाह लगते रहे हैं, ये बदकिस्मती है मुल्क की। और माशाल्लाह का जो असल नुकसान होता है वो माशाल्लाह के दौरान नहीं होता, उसके बाद होता है, क्योंकि सियासी निज़ाम ख़त्म हो जाता है, सियासतदान ख़त्म हो जाते हैं। जिस तरह आप एक जज बनता है या एक फौजी जर्नैल बनता है या एक कारोबारी आदमी बनता है या ब्यूरोक्रेट बनता है, वो 20-30 साल पनपने के बाद वहाँ पर पहुँचते हैं। तो जब आप सियासतदानों को ख़त्म कर देते हैं, जो नहीं मानता आपकी बात उसको आप हरवा देते हैं इलेक्शन में, ये भी उसको जेलों, बिल्कुल ये हमेशा होता रहा है, कब से नहीं हुआ। तो ये खराबी हैं जो मुस्तकिल रहती हैं। कभी हम हाइब्रिड हुकूमत बना लेते हैं, कभी हम इस हुकूमत को गिराते हैं। अब 90 के अशरे में पूरा अशरा 2 चीज़ों में लगा रहा है, एक चीज़ में लगा रहा कि आज बेनज़ीर को हटाओ, नवाज शरीफ को लाओ, आज नवाज शरीफ को हटाओ, बेनज़ीर को लाओ, अब बेनज़ीर को हटाओ, नवाज शरीफ को लाओ। कैसे काम हो सकता है? काम हो ही नहीं सकता। ये 4 दफ़ा आपने हुकूमतों को चलने नहीं दिया। मैं आज भी कहता हूँ 90 वाली हुकूमत जो
IGI की हुकूमत थी, मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, अगर वो हुकूमत रहती आज 5 साल पूरे करती, आज मुल्क के हालात बड़े फ़र्क होते। अच्छा। और वहाँ पर यकीन करें, अगर वो जो पॉलिसीज़ वहाँ पर थी उनको अगर एक मुस्तकिल हैसियत मिल जाती तो आज मुल्क के हालात बहुत फ़र्क होते। वहाँ पर क्या हुआ, मैं खुद, मुझे मुल्क का सदर बुलाकर रात के 2:30 बजे कहता है कि ये इस्तीफ़ा दे दें मुझे पार्लियामेंट से, मुझे। और सदर वो आदमी था जिसकी पूरा पाकिस्तान इज्जत करता था। ऐसे ही आज भी मैं समझता हूँ कि वो आदमी शायद पाकिस्तान की तारीख में इतना तजर्बाकार आदमी उस पोजीशन पर शायद ना कभी आए ना कभी आए। जी ऐसे ही है। लेकिन उनकी भी सियासी हालत ये हो गई थी कि वो रात के अंधेरे में पार्लियामेंट के मेंबरों से इस्तीफे ले रहे थे कि प्रेसिडेंट हाउस बुला के। प्रेसिडेंट हाउस में, ताकि मैं इनको हुकूमत को ख़त्म कर सकूँ। वैसे जब ये सवाल किसी से पूछ, जिस आजकल मुख्तलिफ MNAs उठाए जा रहे हैं, सेंटर्स उठाए जा रहे हैं, तो ये टफ क्वेश्चनिंग हो रही है, वल्लाह किस नौयत की हो रही है, लेकिन जब ये सवाल पूछा जाता है कि अपनी पार्टी को बिट्रे कर दो, जी, तो क्या सोच, बंदे के अंदर क्या सोच बनती है? नहीं, बड़ा आप गुस्सा है, आप परेशान हैं, क्या हुआ? एक टर्मोइल होता है आपके जहन में कि भाई मेरे साथ हो क्या रहा है, ये कौन सा मुल्क है यार, मुल्क का सदर। मैंने उनको यही जवाब दिया, मैंने कहा जी मैं आपके वोट से नहीं आया हूँ, मुझे मेरी पार्टी ने टिकट दी है, मैं अवाम से वोट लेकर आया हूँ, मैं इस्तीफ़ा आपको नहीं दे सकता हूँ, मुझे जमात के मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। लेकिन मेरी वो सब 32-33 साल थी, फेयरली, तो मैं यही सोचूंगा कि यार मैं क्या मुल्क में सियासत यही चीज़ है कि मुझे मुल्क का सदर बुलाकर डरा धमका रहा है कि तुम्हारे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा और तुमने इस्तीफ़ा ना दिया, ये सियासत है? या हम घरों से लोगों को उठा कर ले जाएंगे, उनको मारेंगे पीटेंगे कि तुम अपनी वफादारी बदल लो। वो आदमी टूट जाता है, जो आदमी वफादारी बदलता है वो टूट जाता है अंदर से, जो बिल्कुल ये हकीकत है, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी अपने ज़मीर के ख़िलाफ़ वो जा रहा होता है। अगर आप अपनी सोच से जाएं, और जमात बनना बड़ा मुश्किल काम होता है। मैं हमेशा जो हमारे दोस्त हैं, मैंने उनको ये पब्लिकली भी कहा है और प्राइवेटली भी, मैं कहा यार हम शुरू पहले दिन से मुस्लिम लीग के साथ हैं, IGI, मुस्लिम लीग नून। मैं कहा हमारा या घर ये है या अपना घर है, इसके अलावा हमारे पास जाने की जगह कोई नहीं है। ओके। हमारी वो इज़्ज़त कभी नहीं होगी, वो चीज़ कभी नहीं होगी। तो ये सियासत में, और फिर आपको कोई डरा धमका कर सियासत से अलहदा कर दे, यही वो ख़राबियाँ हैं कि आप जब सियासतदानों को तबाह कर देंगे तो मुल्क कैसे चलेगा, पर अपने नहीं देंगे। तो अब आप देख लें, मैं आपके सामने 2-3 ममालिक की मिसाल रखता हूँ। इराक, वसाइल है, हर चीज़ है, शाम है, लिबिया है, वसाइल है, हर चीज़ है, लेकिन सियासी निज़ाम नहीं है, सियासतदान नहीं है, सियासी इस्तेकाम नहीं है, सियासतदान ही नहीं है कि जिन पर लोग ट्रस्ट कर सकें, जो जमात हो जिसके साथ लोग चल सकें। तो हमारे बदकिस्मती से हमारे निज़ाम से भी ये चीज़ ख़त्म होती जा रही है। आज आप अपनी असम्बलियों को देख लें, आप सेनेट में, मैं बिला मुबालगा आपको कहता हूँ 50% ज़्यादा लोग पैसे देकर आए हैं, पैसे देकर सेनेटर बने हैं। अच्छा, जमातों को देकर बने हैं, किसी और को देकर बने हैं। 50%। सारी में बताया जाता है कि सेनेट के अंदर लोग बड़े पैसे कमाते हैं, तो कमाएंगे ना। अच्छा, ठीक। जब वो मैं 50 से 70 करोड़ देकर आऊँगा, फिर मैं कमाने की कोशिश करूँगा। थाने के SHO वाला हिसाब है जी, वही हिसाब है। इस जगह लगने देने पैसे दो। बट उनको कौन लेकर आया है, पैसे किसने लिए, कैसे वहाँ पर पहुँचे हैं? यही हालत असेंबली की होती जा रही है। आपको ज़ाहिर है आप इस प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं, एट एनी पॉइंट जब आपकी ये गुफ्तगू आपके पार्टी, एक्स पार्टी मैं कहना चाहूँगा, कि लोगों के साथ होती थी, मियाँ साहब के साथ होती थी, उनकी फैमिली के साथ होती थी, तो मियाँ साहब के इस बारे में एक मशहूर है कि वो ना किसी को नहीं करते, सुनते सब की हैं, करेंगे क्या वो किसी को नहीं पता होता। तो पार्टी किस तरह रिस्पॉन्ड करती थी? बिकॉज निजी तौर पे बहुत सारे नून लीग के बंदों से मेरी बात जब होती है, उनकी सिमिलर फीलिंग्स होती हैं, पर पब्लिकली वो उस तरह सामने आके नहीं बात कर रहे होते, स्पेशली इस एस्पेक्ट की। पब्लिक बात करने की गुंजाइश नहीं है जब आप पार्टी में हैं। आपको पार्टी के फोरम पे, प्राइवेटली पार्टी के फोरम पे आप बात करते हैं, ठीक है। जब पार्टी फैसला करती है, फैसला सबका हो जाता है। ओके, मैं उस फैसले को पसंद करूं या ना करूं, मैं ये नहीं कह सकता फैसले के बाद कि जनाब मैंने तो ये कहा था, मैंने वो कहा था। भाई आप अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। हमें कमी ये है कि अब राय का इजहार नहीं करते। हम खाइफ रहते हैं कि वो जनाब नाराज़ हो जाएंगे,
कल से टिकट नहीं देंगे, वज़ीर नहीं बनाएंगे। तो हम इन बातों से के खौफ से या परेशानी से हम अपनी राय का इजहार नहीं करते। तो वो उससे जो लीडरशिप होती है उसको अपनी बात की तक़वियत मिल जाती है कि भाई मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ तो मुखालफत हो ही नहीं रही, बात दुरुस्त होगी। तो ये सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी लीडरशिप के साथ ये होती है कि आप अपनी राय का इजहार ना करें। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। मेरा 97 का असेंबली थी, 2/3 अक्सरियत थी मुस्लिम लीग नून के पास। ऐसे ही है। एक बिल आया, आईनी तरमीमी बिल जैसे आज है। पार्लिमानी पार्टी मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग में सेनेट की भी थी और कौमी असेंबली की भी थी। इतने लोग मौजूद थे कि आईन अमेंड कर सकते थे, क्योंकि एक जमात के बाद दोनों हाउसेज में 2/3 अक्सरियत, जो मर्जी कर सकते थे, जो मर्जी लीगली स्पीकिंग पूरा इख्तियार था जी। वहाँ 17 लोगों ने तकारीर की, जिनमें बड़े बड़े मुज़रा भी जो बाद में रहे हैं, उससे पहले रहे हैं, बड़े जो सियासी लोग थे, उन्होंने तकारीर की और उन्होंने उस आईनी तरमीम की सपोर्ट की, उसकी तारीफ़ की, उसकी ज़रूरत को बयान किया और कहा कि ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है इस हुकूमत की और मियाँ साहब की। 17 लोगों ने। तो एक आदमी ने कहा कि जनाब मैं तो आईनी तरमीम देखी नहीं है। उसने कहा कि ये वज़ीर कानून बैठे हैं, इनसे मैंने बात की थी, इन्होंने तरमीम नहीं देखी हुई। अच्छा, आज वाला हाल है। कुछ बदला नहीं है। वहाँ उस कमेटी के उस बिल के लिए कमेटी बनाई गई थी पार्टी की अलहदा। हाँ, तो उन्होंने भी तरमीम नहीं देखी थी, उन्होंने भी वो आईनी तरमीम नहीं देखी थी, किसी ने नहीं देखी थी, लेकिन 17 लोग तारीफ फरमा रहे हैं कि कितनी ज़रूरी चीज़ है। तो बहरहाल, तो जब इख्तलाफ पैदा हुआ पार्लिमानी पार्टी के अंदर कि भाई तरमीम की तरह दिखाओ, तो उसके बाद तरमीम नहीं हो सकी। नहीं, तो जब पूछा गया तरमीम दिखाओ तो उसका क्या जवाब मिला? नहीं, फिर वो मामला धर्म भरम हो गया, वो मीटिंग नहीं मुकम्मल हो सकी, फिर तरमीम नहीं आ सकी, नहीं हो सकी। वैसे टेक्निकली ये तो फिर हिस्ट्री रिपीट हो रही है। नहीं, अभी तो सब तैयार थे। अतवार वाले दिन, आज से 3 हफ्ते पहले सब बैठे हुए थे तरमीम। लेकिन तब भी किसी को नहीं पता तरमीम क्या। तरमीम देखी नहीं थी। देखी थी, मिनिस्टर साहब ने भी देखी थी जी। वो कहते कि थोड़ा लेट हो गया। मैं आपको पूरे वसूल से कहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर ने भी नहीं देखी थी। नहीं देखी थी। ये मेरी राय है। वैसे भाई अगर प्राइम मिनिस्टर ने देखी होती तो पार्लिमानी पार्टी बुलाकर उनको बताते कि ये तरमीम है, मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। ये तरीका होता है, जिस तरह वो मीटिंग बुलाई गई थी। हाँ। उसमें तरीका दूसरा था कि इतनी ऐसा माहौल बना दिया जाए कि सब इसके हामी बन जाए और फिर दिखाई जाए, और उसके बाद फिर जो भी तरमीम आए वो पास हो जाएगी। जब सब 2/3 बैठे हुए हैं, फैसला कर दिया, फिर कौन मुखालफत करेगा। एक कुछ अर्सा पहले एक्ट पास हो गया था पार्लियामेंट से, जहाँ पे ट्रांसजेंडर्स का मामला था जी। उसके अंदर भी ये कहा जाता है कि मोस्ट पार्लियामेंटेरियंस ने एक्चुअली वो पढ़ा हुआ नहीं था, बिकॉज जब बाद में उसकी अपोजिशन खड़ी हुई थी डिफरेंट दीनी तंजीमों की और सिविल सोसाइटी की तरफ से, तो फिर बहुत सारे लोगों ने कहा था जी हमने एक्चुअली वो खोल के अभी तक इतने गौर से देखा नहीं था। तो हमारे पार्लियामेंटेरियंस इसमें क्या पढ़ने लिखने में गफलत करते हैं? नहीं करते। देखिए अक्सर वो मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, कतन मैं लाइक श्योर लाइक बहुत इंटरेस्टेड लोग भी होंगे पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में, लेकिन जनरली जी बिल्कुल बड़ी मेजॉरिटी जो है, मैं 70-80% की बात कर रहा हूँ, वो नहीं पढ़ते, वो ये मेहनत नहीं करते, उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन प्रोसीजर फॉलो नहीं होता। ओके। कानून का तरीका ये होता है कि वो हुकूमत लाए या प्राइवेट मेंबर बिल आए, फ्लोर पर ले होता है, उसके बाद अगर हाउस इजाज़त दे तो कमेटी को चले जाता है, या स्टैंडिंग कमेटी जो सब्जेक्ट की हो या स्पेशल कमेटी को चले जाता है। वहाँ पर डिबेट होती है, कई बिल्स कई साल वहाँ पड़े रहते हैं, डिबेट होती है, उस पर लोगों को बुलाया जाता है, मीटिंग्स होती हैं, फिर वो एक रिपोर्ट बनाकर बिल के साथ लगाकर वो असेंबली में भेज देते हैं। ओके। असेंबली के फ्लोर पे आता है, वहाँ पर डिबेट होती है, उसके बाद जाकर उसके पैसेज का प्रोसेस शुरू होता है। हम वो प्रोसेस फॉलो नहीं करते। हम कहते हैं जी ये अभी 10 बजे है ना, ये लो जी ये कानून का बिल आ गया, रूल सस्पेंड करते हैं और कहते हैं जी रूल सस्पेंड हो गए, चले जी अब इसको टेक अप कर ले पैसेज के लिए। पूरा डिबेट का प्रोसेस सारा डिबेट का प्रोसेस खत्म, ना पब्लिक में डिबेट ना हाउस में डिबेट,
सारा प्रोसेस ख़त्म, और बस जो मेंबर वहाँ बैठे थे वो पास कर देते हैं, कानून बन जाता है। ये तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की स्पिरिट के खिलाफ है। स्पिरिट के ख़िलाफ़ है। ये वो खामी है, ये खराबियाँ हैं जो हमारे निज़ाम में आ गई हैं। अभी सितंबर में 2 बिल पास हुए हैं ऐसी। यकीन करें, अगर किसी ने पढ़े हो तो कभी उसको वोट नहीं दे सकता उन बिल्स को। एक मुकम्मल तौर पे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की हर शिक की नफ़ी कर रहा है, और कानून है माजी में जा रहा है, रेट्रोस्पेक्टिवली जी आज पास हो रहा है और रेट्रोस्पेक्टिव होगा। भाई आप कैसे, और मुकम्मल तौर पे बदनीयती पर उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नफ़ी करने के लिए बनाया गया। दूसरा, जलसे कंट्रोल करने के लिए बनाया गया। तो हमने कुछ सीखा नहीं है बदकिस्मती से। ये बार बार हम ये गलतियां दोहराने के चक्कर में रहते हैं। अभी सर आते हैं उस चीज़ के ऊपर कि हमारे यहाँ जो ये बिजली का इशू है, प्रॉब्लम है, इसकी क्या वजह आप नज़दीक है? सर, हम ना मामले को समझने की कोशिश करते हैं, ना उसके हल की तरफ देखने की कोशिश करते हैं। पहले मसले को समझना पड़ेगा। बिजली का मसला बड़ा सीधा है। बिजली लगती भी, उसकी जो कारखाना है या पावर प्लांट है, वो लगता भी डॉलरों में है, उसका फ्यूल भी डॉलरों में आता है। ठीक है। कुछ प्लांट इस किस्म के होते हैं कि उन पे खर्चा कम होता है लगाने में, लेकिन बाद में महंगा फ्यूल डालना पड़ता है। ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जिस तरह न्यूक्लियर है या हाइडल है या रिन्यूएबल्स हैं, जो लगाने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, लेकिन उसके बाद फ्यूल का खर्चा नहीं होता। लेकिन ये सब कुछ डॉलरों में है। तो अगर आप का डॉलर 3 गुना हो जाएगा रुपए के में, तो फिर बिजली भी 3 गुना हो जाएगी। उस पर ज़्यादा एडजस्टमेंट होगी, उसमें कोई और तरीका नहीं है। ठीक है। ये खाम ख्याली है कि कोई तरीका मौजूद है। फिर आप किसी प्लानिंग की बुनियाद पे या इकॉनमी की सिचुएशन को देखते हुए कि हमारा मुल्क कितना ग्रो करेगा, बिजली पहले लगती है, उसका इस्तेमाल बाद में आता है। ये मुमकिन नहीं कि मुझे आज बिजली की ज़रूरत है तो मैं आज पावर प्लांट बनाने शुरू करूँ। यानी एक्सेस में हमेशा मौजूद होनी चाहिए, एक्सेस में होती है, कैपेसिटी होनी चाहिए। जी कैपेसिटी बस पर आप ग्रो नहीं कर सके। हमारे साथ हुआ ना, ये मुशर्रफ साहब का दौर गुजरा, एक पावर प्लांट मुल्क में नहीं लगा। तो 2008 में इकॉनमी ने थोड़ा ग्रो किया, आपकी बिजली की शॉर्टेज शुरू हो तो गई। पीपीपी का दौर मुझे याद है कि बस हर घंटे बाद बिजली जा रही। जी 15-15, 16-16 घंटे लोड शेडिंग शुरू हो गई। उससे बुनियादी तौर पे उनकी पर्टिकुलरली कोई गलती नहीं है, वो मुशर्रफ दौर की पोर प्लानिंग की गलती है। पोर प्लानिंग थी कि नहीं हुआ था, तो आपने बिजली ज़्यादा लगाई, अब आपकी इकॉनमी ख़राब हो गई। तो आपने जहाँ पर आज आपको 200 अरब यूनिट से ज़्यादा आपने इस्तेमाल करने थे, आप 90 पे थे, उससे आप गए 140 अरब यूनिट पे। यानी 3 साल में पाकिस्तान में बिजली की खपत 50% बढ़ गई। लेकिन जब आपकी इकॉनमी ख़राब हुई तो बजाय वो 200 अरब यूनिट पे जाने के वो 115 पे आ गई। बिजली आपने लगाई है ज़्यादा की, तो अब आपके 18 रुपये हैं इस वक्त कैपेसिटी चार्ज फी यूनिट। अगर ये डॉलर आज अपनी 1/3 कीमत पे होता तो ये 6 पे आ जाता। ओके। अगर आपकी खपत आज के मुकाबले में जो एक्सपेक्टेड था कि डबल होगी, 200 अरब यूनिट से ज़्यादा होगी, ये 3 रुपये पे कैपेसिटी चार्ज वो फिर नीचे आ जाता। तो बस, तो 3 रुपये तो कोई मसला नहीं है ना। इसमें सर एक सवाल ये लोग करते हैं कि जो कैपेसिटी पेमेंट्स अग्री अपॉन किए गए थे, जिस फार्मूला के तहत किए जाते हैं, वहाँ पे स्क्रूटनी नहीं थी डिपार्टमेंट्स की। मिसाल तौर पर मैंने कारखाना लगाया है, मेरा को जानने वाला हुकूमत है कि 3 मेजर एनर्जी पॉलिसीज़ आई थी, एक बेनज़ीर के दौर में, एक मुशर्रफ साहब के दौर में, और एक क्या कहते हैं नवाज शरीफ साहब के दौर में। तो मेरा को जानने वाला है, मेरी लेट से मंथली जो कैपेसिटी रिक्वायरमेंट है वो 10 करोड़ है, मैंने बिल बनवाया हुआ है 20 करोड़ रुपए का, मैंने ओवर बिलिंग, ओवर इन्वॉइसिंग की हुई चीज़ों की, उसमें बहुत सारे पैसे ज़ाया होते हैं। आप ओवर इन्वॉइस कर नहीं सकते। ओके। क्योंकि एक आपको रेट दे दिया गया है, उस रेट से ऊपर कोई भी हुकूमत का आदमी आपको नहीं दे सकता पैसा, एक पैसा भी नहीं। तो IPP को ओवर पेमेंट का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं, कैपेसिटी चार्ज और IPP 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ओके, वजाहत करें सर। वजाहत ये है कि आपने न्यूक्लियर प्लांट लगाए हैं, वो IPP में नहीं है, उनके कैपेसिटी चार्जेस हैं, ठीक है, तो वो निकल जाते हैं। हाइडल प्लांट लगाए हैं, वो IPP, उनमें से अक्सर IPP नहीं है, एक आधा है, उनके कैपेसिटी चार्जेस हैं। आपने रिन्यूएबल लगाए हैं, सोलर, विंड, वो लगे IPP मोड में, लेकिन उनके भी कैपेसिटी चार्जेस हैं।
रेट आपने दिया है, आपने थर लगाया है, थर का भी कैपेसिटी चार्ज है। तो रेट हुकूमत पाकिस्तान ने दिया है। गलती क्या है? गलती ये है कि हमने कभी भी मार्केट से प्राइस डिस्कवर करने की कोशिश नहीं की। इसका क्या मतलब सर? मतलब ये है कि, और इसकी मैं मिसाल आपको दे देता हूँ। एक इदारा था PPIB, उसने पॉलिसी बनाई थी ये सारी। 3 कॉन्ट्रैक्ट होते थे, एक पावर परचेज एग्रीमेंट होता था, एक इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट होता था, एक फ्यूल परचेज एग्रीमेंट होता था। और रेट दे दिया जाता था कि हम तुम्हें 5 सेंट कैपेसिटी चार्ज देंगे और जब फ्यूल इस्तेमाल करोगे तो फ्यूल का रेट आपको दे देंगे। जो मार्केट रेट पे देंगे या फिक्स रेट पे देंगे? फ्यूल मार्केट रेट पे, वो भी जो भी इनवॉइस आएगी, और फ्यूल भी हुकूमत ही सप्लाई कर रही थी। ओके, ठीक है। तो वो आपको पास थ्रू कर देंगे। हमने जो कैपेसिटी चार्ज बनाने के लिए जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया, हमने कहा जी कि पावर प्लांट लगता है $1 मिलियन फी मेगावाट का। ओके, ये हुकूमत पाकिस्तान ने खुद सोचा, डिटरमिन किया। यानी कि हमारी ब्यूरोक्रेसी ने, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, उससे उन्होंने डिटरमिन किया कि जी ये $1 मिलियन में लगता है। और हमने ये कहा जी हमें प्लांट के अंदर ये चीज़ें चाहिए। अब आपने $1 मिलियन कहा, मार्केट में प्राइस जो थी वो $6 लाख थी, मिसाल के तौर पर 40% कम थी, 30% कम थी। तो उसका तरीका ये होता है कि आपने चंद पॉलिसी बना दी, अट्रैक्ट कर दिया लोगों को, उसके बाद आप बिड कराएं, टैरिफ खुद ना डिटरमिन करें। आप जैसे हम अपफ्रंट टैरिफ कहते हैं ना, हुकूमत बनाती थी कि ये रेट होगा, वो रेट मार्केट से आने दें, लोगों को कम्पीट करने दें, मार्केट फोर्सेस एट प्ले हो। मार्केट फोर्स एट प्ले हो। आप कहें जी मुझे ये पावर प्लांट चाहिए, ये एफिशिएंसी चाहिए, और आप बिड करें, क्या प्राइस लेंगे, कैपेसिटी चार्ज। जिसका एक टेंडर काम होता है, जो लोएस्ट बिड देगा प्रोडक्ट वो जीत जाएगा। जी, टेंडर से। जिसका एक मिसाल ये है कि हुकूमत ने जब मियाँ साहब की गवर्नमेंट में 4 पावर प्लांट खुद लगाए, वो तकरीबन ये आप 13 वाली गवर्नमेंट की बात? जी, 13 वाली। ये 2 पंजाब गवर्नमेंट ने लगाए, 2 वफाकी हुकूमत ने। जब वो लगने लगे तो जो रेट नेपरा ने दिया था टैरिफ का, वो बेस था $1.1 मिलियन पर मेगावाट के। हमने कहा अरे बहुत ज़्यादा, इसको कम कर दें। उन्होंने 9 लाख कर दिया, 9 लाख की बुनियाद पे, यानी 20-30% कम कर दिया। ऐसे ही उसकी बुनियाद पे रेट बनाया गया, टैरिफ बनाया गया कि तुम्हारा कैपेसिटी चार्ज ये होगा। जब वो प्लांट लगे तो वो $7.5 लाख में लगे। अब क्योंकि एक्साइज 20% और कम गवर्नमेंट ने खुद कर ली, तो उनको पता चल गया कि ये 9 लाख की हमने बिड कराई, 7.5 बिड में लाख जो प्लांट आए वो 7.5 लाख के आगे। उस वक्त मार्केट कंडीशन ही ये थी। और ये दुनिया के आज भी सबसे ज़्यादा एफिशिएंट प्लांट्स हैं, 62% एफिशिएंसी है। ओके, इससे पहले पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, जो ऑपरेट कर, इससे पहले पाकिस्तान में सबसे एफिशिएंट प्लांट एक लगा था, उसे गुद्दू 747 कहते हैं, वो 52% एफिशिएंसी का था। लेकिन वो एक यूनिक वन ऑफ केस होगा। वो वन नहीं, वो देखिए वक्त के साथ टेक्नोलॉजी बेहतर होती गई ना। ओके, जब आपका हब लगा था 90 के शुरू में, उसकी शायद 38% एफिशिएंसी थी। जर्मन कंपनी आई थी, उन्होंने लगाया जी, था, और वो दुनिया में था, मॉडल था जी, बहुत एफिशिएंट प्लांट लग गया है। आज 62.5 के प्लांट लगे हुए हैं और कम कीमत पे लगे हुए हैं जिससे पे वो लगा था। ऐसी क्योंकि वक्त के साथ, मार्केट के साथ हालात बदल जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक गया था जी, और उसी केस ने बहुत सारी चीज़ें इंकशाफ की थी, किस मद में क्या क्या पैसे जा सकते जी। हैं। तो वो सब मामला आज भी, वो प्लांट आज भी उस प्लांट को आप कैपेसिटी चार्ज पे कर रहे हैं, हबको को ऐसे ही। ठीक है, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट आपने किया हुआ है। ये तो हालांकि वो कभी चलता नहीं है, इनएफिशिएंट प्लांट है। पिछले 6 साल के अंदर तकरीबन को 40 के करीब IPPs हैं जिनको सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट्स डाल रही हैं, जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू हुए हैं। ये जो 5 बंद भी हुई हैं अभी रिसेंटली, आई बिलीव को हफ्ता डेढ़ हुआ है कि गवर्नमेंट ने बंद करवाई हैं। गवर्नमेंट नहीं, वो ताकतवर हल्कों ने बंद करवाई हैं, वो भी रिन्यूअल के ऊपर थी। सर आपको बंद कराने का हक नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। आपने वायदा किया हुआ है, हुकूमत पाकिस्तान है, आपने वादा किया हुआ है। गलत किया है, सही किया है, उसको पकड़े जिसने किया है।
यानी कि जिस हुकूमत वक्त ने की है, जो डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व थे, उन्हें पकड़े। अगर आप समझते हैं कि गलती हुई है, वहाँ चोरी हुई है, तो बिल्कुल पकड़ना चाहिए, लेकिन ये आपकी पॉलिसी है। उस पॉलिसी से ना एक पैसा ज़्यादा पेमेंट हुई है ना हो सकती है, जो अग्रीड अपॉन, जो अग्रीड अपॉन है, कॉन्ट्रैक्ट साइंड है। मेरा आपका सौदा 1 रुपए का हो गया, उससे ना ऊपर ना जी, नीचे। अब आप उनको डरा धमका के कर लेंगे, बिल्कुल आप बंद करा लेंगे, लोकल्स को करा लेंगे जी। कोई अगर बाहर से आए हुए हैं तो उनको तो सर मुश्किल बाहर है। से जो आता है ना लोकल, बाहर वाले भी लोकल को देखते हैं, और ये अक्सर प्लांट लगाए बाहर वालों ने थे, वो बेच के चले गए थे लोकल्स को। तो लोकल्स ने उस प्लांट की फ्यूचर अर्निंग्स के हिसाब से उनको पैसे दिए थे। समझ गया तो इतना आज profit आप जब आना उनको आज आप बंद करेंगे ना, तो फिर उन्होंने इन्वेस्ट किया था पैसा, वो डूब गया, उनका पैसा डूब गया, तो फिर वो आगे पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट आपने ख़त्म कर दिया। ये जो प्लांट आपने बंद किए हैं, मेरा ज़ाती ख्याल है इनसे आपको 40 पैसे फी यूनिट का फ़ायदा होगा। जी। ओनली 2% ऑफ टोटल कैपेसिटी पेमेंट्स उन 5 प्लांट से आती है। इरेलीवेंट बात है, रेलेवेंस नहीं रखती, रेलेवेंस नहीं रखती। नुकसान ये होगा कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो जाएगी, और कोई इन्वेस्ट करेगा तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे इन्वेस्ट करेगा। वो है कि ठीक है, फिर हर कुछ लिख के दो तो फिर मैं पैसे जी लगाऊंगा। जी जी। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पिछले 1 हफ्ते में मुझे 2 लोगों ने रब्ता किया। एक $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, एक 150 की कर रहे थे पाकिस्तान में। उन्होंने कहा बाहर से फॉरेन कंपनीज हैं। उन्होंने कहा जी हमें हमारे बोर्ड ने रोक दिया पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से। वो कहते पता करो पाकिस्तान में हो क्या रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल टाइम्स में एक आर्टिकल आया था। मुझसे पूछा आपने आर्टिकल पढ़ा है? मैंने कहा जी पढ़ा है। उन्होंने क्या हकीकत है? मैं कहा देखें ये एक बिजली का मसला है। उन्होंने कहा जी हमें इससे ताल्लुक़ नहीं, बिजली बनाते हैं या गाड़ियाँ बनाते हैं या पेट्रोल बनाते हैं, बात है इन्वेस्टमेंट की। मेरी इन्वेस्टमेंट महफूज होगी या नहीं होगी? कल आपको मेरी इन्वेस्टमेंट पसंद आए, आप कहेंगे ठीक है हम तुम पे पर्चा दर्ज कर देते हैं और नहीं देंगे पैसे। तो सर ईरान से भी हमने मुआहदा किया हुआ था, अब ईरान ने हमें नोटिस करा दिए हैं गैस पाइपलाइन की। जी। तो अगर हम अपनी इंटरनेशनल रेपुटेशन से डैमेज करेंगे, एक्चुअली फनली इनफ अभी इंटरव्यू से पहले जो हमारी बैठ के बात हो रही थी कि फॉरेन डिप्लोमेसी है सिर्फ ट्रेड और कुछ भी नहीं है। जी, दुनिया अब ट्रेड पे है, तो वो रेपुटेशन की बुनियाद पे है। जी। तो फिर हमें तो हम यही गलतियां करते हैं ना। हमने माजी में भी गलती की, हमने प्राइस डिस्कवरी नहीं कराई इन चीज़ों पर, IPPs की। आज हम उससे भी बड़ी गलती कर रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं आप हुकूमत पाकिस्तान है, आपकी रेपुटेशन है, आपने वादा किया है। अगर मैं और आप कारोबार कर रहे हो, मैं आपसे वादा करूं और मुकर जाऊं, आप मुझसे कारोबार करेंगे? आखिरी सौदा होगा, उसके बाद तो बिजनेस नहीं होगा। अब ये बात हमें समझ नहीं आती। सर मैं 10 और लोगों कहूँगा उदय को बच के रहना। जी। और ये बात ढकी छुपी नहीं होती। हमारे अखबारों की हेडलाइंस थी, ये हेडलाइन है, मैंने डॉन में देखा, नंबर 1 न्यूज़ थी कि जनाब बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, ये 5 IPP बंद कर दिए। वो तो सर नंबर 1 न्यूज़ इसलिए कि पाकिस्तान गवर्नमेंट प्रेशर डालती है मीडिया आउटलेट्स के, जनाब चलाओ कि हम अब आम को रिलीफ देने लगे। सर फिर मीडिया आपने सर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी थी, सॉरी जो तकरीर की थी मियाँ साहब ने और मरीम ने इकट्ठे बैठ के, जहाँ पर उन्होंने कहा था बिजली का हम ये 3 महीने का स्पेशल पैकेज डिस्काउंट दे रहे हैं पंजाब के लोगों जी। को। सर वो बात दुरुस्त नहीं थी ना। वो देखिए सोच समझ के बात करनी चाहिए। अब दोनों जमातों ने, पीस पार्टी ने, नून लीग ने, एक ने कहा मैं 200 यूनिट फ्री दूंगा, तीसरे का मैं 300 यूनिट आपको फ्री। कहा सर मियाँ साहब का स्टैचर था उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठने का? मुझे लगता नहीं था। देखिए स्टैचर, देखें जहाँ भी आप बैठना चाहें, अगर आप, वो पार्टी के सदर भी हैं। सर जो गुफ्तगू हो रही थी उस कॉन्फ्रेंस में, जो बात हो रही थी, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बंदा रह चुका है। सर कोई बात नहीं, देखिए ये उनकी मर्जी है ना, जमात के सरबराह हैं, हुकूमत उनकी है। देखिए हकीकत तो ये होती है कि हुकूमत जमात के ताबे होती है। ऐसी आज जब मियाँ साहब खुद सदर, पार्टी के सदर भी थे, प्राइम मिनिस्टर थे, तो फिर वो उसके ताबे नहीं थे, वो अपने ताबे थे। अब ये हुकूमत वफाकी की भी, सूबाई भी उनके ताबे है, वो बैठना चाहें उनकी मर्जी है, लेकिन बात ऐसी हो जिससे कम से कम उनका जो उनका एक एक्सपीरियंस का स्ट्रक्चर है ना, वो बरकरार रहे। मुफ्त पैसे बांटना कोई पॉलिसी नहीं होती, ऐसी ख़ास तौर पर उस मुल्क में जो कर्जे लेकर अपना मुल्क चलाए। जो पैसा आप बांटेंगे वो कर्जे से आएगा। अगर आपने पैसा बांटना है, आपके पास बिस्क का निज़ाम मौजूद है, डायरेक्ट पैसा उनको दें। जो आप ये बिजली के भी बिल देना चाहते हैं,
या आप ये आटा बांटते हैं, ये सारे बेस्ट बेनिफिशरी को ही मिलता है। तो बजाय इसके कि मैंने एक दफ़ा कह दिया कि जी वो 30 अरब खा गए उसमें से 20 अरब खा गए, आटे की स्कीम बनी थी पिछली हुकूमत, बड़े सारे मुझसे बड़े नाराज़ हो गए। मैंने कहा यार आप सब हुकूमत में रहे हैं कि नहीं रहे हैं? अब पता नहीं है कि 35% चोरी है पंजाब के फूड डिपार्टमेंट में। तो जब तक ये आटा जितने पैसे आप देते हैं 35% चोरी होकर आवाम को पहुंचता है, आप बराह रास्त आवाम को पैसे दे दें, दे भी आप बेस्ट के बेनिफिशरी को रहे हैं, उसको बराह रास्त पैसे दे दें, वो आटा खाए या घी ले जो मर्जी। अब तो सर आपने मैं पहले बताया था कि आसान हो गया, नादरा इतना सेंट्रलाइज्ड है कि आपकी हर चीज़ उनके पास ऑलरेडी मौजूद है। इवन कि आपने तो बड़ा बोल्डली कहा था कि FBR भी एम ही टाइम ज़ाया कर रही है कि सेपरेट इनकम टैक्स नंबर जनरेट करती है CNIC को ही। जी बिल्कुल, इनकम टैक्स जनरेट करें, उसी के थ्रू रिलीफ फंड्स वगैरह हर चीज़ जाए, हर चीज़ CNIC से लिंक कर दें, अपने पूरे फाइनेंशियल निज़ाम को CNIC से लिंक कर दें। आपने जहाज़ का टिकट लेना है CNIC नंबर पे लें, आपने होटल में रहना है, कोई खर्चा करना है CNIC से लिंक्ड हो, आप उससे मुल्क के टैक्स के निज़ाम को बिल्कुल एक मॉडर्न निज़ाम बना देंगे। और आप ये शायद हमें इस बात का एहसास नहीं है कि मुल्क दुनिया में जो बड़े जमहूरी ममालिक हैं, हम वाहिद मुल्क हैं जिसके पास CNIC है। दूसरे ममालिक में प्राइवेसी लॉज के तहत आप नेशनल ID कार्ड नहीं बना सकते। अमेरिका में ड्राइविंग लाइसेंस है, इंडिया के अंदर उनका वो वोटर कार्ड वोटर नंबर है, वहाँ सेम वोटर नंबर पे मिलता है। बहुत से ममालिक ने कोशिश की, लेकिन वहाँ इसको एक प्राइवेसी का इशू बनाकर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इशू बन जाता है और वो नहीं कर सकते। हमने बदकिस्मती से नहीं वो बना दी है। और डेटा बेसिस भी आप लिंक कर सकते हैं, अभी तक हमारे लॉज नहीं है, आप मुल्क के डेटा बेसिस भी दादरा से लिंक कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। आप इससे बहुत ज़्यादा मुल्क में के निज़ाम को दुरुस्त कर सकते हैं अगर आप नादरा के निज़ाम को इस्तेमाल करें। PMLN सर छोड़ी क्यों? ये सवाल अक्सर किया जाता है। मैंने PMLN को नहीं छोड़ा, मुझे PMLN छोड़ के चली गई। कहाँ पे छोड़ा सर उन्होंने आपको? मैं था वोट को इज्जत दो के साथ। अच्छा, PMLN ने कहा हम इक़्तिदार को इज्जत देंगे, अच्छा, तो मैं उसके साथ नहीं चल सकता था। ये सारी बात है, मेरी कोई खफगी नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं है। मैंने ज़िंदगी में ना कभी कोई सियासी ओहदा मांगा है, ना पार्टी का मांगा है, ना हुकूमत का मांगा है। मैंने जो कुछ मैं कर सका जमात के लिए किया। 35 साल में रहा हूँ, 26 साल अपोजिशन में गुजारे हैं 5 साल अपनी हुकूमत के होते हुए भी अपोजिशन में गुजारे हैं मैं सिर्फ 4 साल 2 महीने वज़ीर रहा हूँ और 10 महीने वज़ीर आज़म रहा हूँ। ये मेरी जमात की मेहरबानी है, उसने मुझे इसके अहल समझा। मैं जो कुछ कर सकता था मैंने किया। तो सियासत थी, होनी चाहिए असूल की और आइन की, रूल ऑफ लॉ की। जब आप वो छोड़कर आप इक़्तिदार के लिए हर चीज़ कुर्बान करने को तैयार हो जाएं, फिर आपकी सियासत ख़त्म हो जाती है। अभी जो आप करंट जमात सर बना रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब और आपने इकट्ठे वो जमात शुरू की है, उसका क्या, क्योंकि एक मैं बड़ा फ्रैंकली कैंडली बात करूँगा, आई डोंट नो ऑडियंस को पता चलता है, लेकिन शाहिद साहब बहुत रिलैक्स्ड हैं। वो एक बड़े रिलैक्स्ड आदमी और बड़े वो इंसानों को कंफर्टेबल करते हैं गुफ्तगू में। तो मैं बड़ा फ्रैंकली सवाल पूछूंगा। एक तासुर ये दिया जाता है, बहुत सारे लोग ये सवाल भी करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने आपको लॉन्च किया है नई जमात की शक्ल में। जहांगीर तरीन साहब की जमात को भी यही कहते हैं, और जो छोटी जमातें क्रिएट हुई हैं, आई वुड से PDM 1 के दौर के बाद, इसमें क्या सदाकत और हकीकत है सर? देखिए, मैं इसकी मुख्तलिफ तरीके से बयान कर सकता हूँ सर। पहली बात है, मैं आपके खुद सामने बैठा हूँ, 35 साल की सियासत है, हर चीज़ आपके सामने है। मैंने ज़िंदगी में कभी इस्टेब्लिशमेंट से कोई रब्ता नहीं किया, ना उनसे कोई बात की है। मैं उसको आइन के ख़िलाफ़ समझता हूँ, जमहूरी असूलों के ख़िलाफ़ समझता हूँ। ओके, इस्टेब्लिशमेंट मुल्क का हिस्सा है। फौज इस्टेब्लिशमेंट अब एक ही बात, हमारे मुल्क में एक ही बात है ना, दूसरे मुल्क में ऐसे नहीं होता। वहाँ इस्टेब्लिशमेंट थोड़ी डिफरेंट होती है। फौज को आइन के तहत काम करना है। जब फौज अपने मामलात को आइन से बाहर लेकर जाएगी, नुकसान मुल्क का होगा। मैं प्राइम मिनिस्टर रहा हूँ, मैं फ़ौज के साथ मिल के काम कर सकता हूँ, मैं फ़ौज के लिए काम नहीं कर सकता। इसमें खराबी यहाँ पर पैदा होती है, इस बात में फ़र्क है। जो सियासी जमातें एस्टेब्लिशमेंट बनाती है वो इलेक्शन के लगभग बनती है। ओके,
हम पे बड़ा दबाव था कि इलेक्शन से पहले सियासी जमात बना लें इलेक्शन में। मैंने कहा नहीं, इसको रहने दें, इलेक्शन के बाद देखेंगे। सियासी जमातें जो सर्विसेज बनाती है पकी पकाई आती हैं, वो डिलीवरी वाला लेके आता है वो आता है, वो कहते हैं जी ये 40-50 इलेक्टेबल हैं, ये जनाब आपका मंशूर है, ये आपकी अप्रूवल है इलेक्शन कमीशन की, और ये जनाब जमात बनी है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जमात लॉन्च कर दें। हमारी जमात वो जमात नहीं है। हम ग्रास रूट से जमात, हम इलेक्टेबल्स ढूंढे ही नहीं है, हम नहीं ढूंढ रहे इलेक्टेबल्स। इलेक्टेबल्स बिल्कुल सियासी जमात का मकसद ही इलेक्शन लड़ना होता है। साथ पार्टी फाउंडर मिफ्ता इस्माइल साहब, वो कोई इलेक्टेबल नहीं है। अगर हम मिफ्ता इस्माइल साहब की बात मिफ्ता इस्माइल साहब 2018 का इलेक्शन जीते, उनको हराया गया फॉर्म 47 से। बीच में एक इंतखाब हुआ, बाई इलेक्शन था कराची में, मैं खुद वहाँ मौजूद, जीत चुके थे, वहाँ भी हरवाया गया। मिफ्ता इस्माइल साहब की आज सियासी ज़िंदगी 17 साल हो गई है। अच्छा, कितने लोग हैं सियासतदान पाकिस्तान में सियासत में 17 साल रहे हैं? थोड़े हैं। मुल्क के वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं, आज वो इलेक्टेबल बन गए, ग्रास रूट से आए हैं, नीचे से, ऊपर से नहीं आए। उन्होंने जमात के लिए पंजाब में काम किया, सेंटर में काम किया, अपोजिशन में काम किया। तो इलेक्टेबल्स हम ढूंढ नहीं रहे। हम बिल्कुल हम जानते हैं कि सियासी जमात का मकसद इलेक्शन लड़के इक़्तिदार में आना होता है, बेशक, लेकिन हमें हर कीमत पर इक़्तिदार कबूल नहीं है। हम ये समझते हैं हमारी ज़िम्मेदारी है कि उस खराबी का मुकाबला करें जो हर कीमत पर इक़्तिदार करती है, उस सोच का मुकाबला करें। तो जब इलेक्टेबल्स, बिल्कुल हमें कबूल हैं वो लोग जो इंटेग्रिटी है, जिनकी शोहरत अच्छी है, जिनकी सलाहियत है, जिनकी काबिलियत है, वो इलेक्टेबल्स हमें कबूल हैं। अगर वो आएंगे, हम मोस्ट वेलकम, जाएंगे भी, हम अपने पैगाम लेकर जाएंगे उनके पास, लेकिन वो उसका एक वक्त होता है। हम ग्रास रूट से जमात बना रहे हैं और हम इस्टेब्लिशमेंट की जमातें छोड़कर यहाँ पर आए हैं, हम इक़्तिदार छोड़कर आए हैं। आप कह रहे हैं नून लीग इस्टेब्लिशमेंट की जमात है? आज नून लीग इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से आई है, इसमें कोई शुबा नहीं है। जिस तरह इमरान खान साहब 18 में इस्टेब्लिशमेंट कंधों पर आए थे, आज नून लीग उसी तरीके से आई है, बदकिस्मती से। ठीक है। और ये देखिए, बातें बड़ी बात, ये बात करते हुए थोड़ा सा आप दुखी लगते हैं। नहीं, मुझे दुख होता है, मुझे हकीकत से दुख है कि हम उस जमात के साथ रहे हैं, उस लीडरशिप रहे हैं जिसको मैं हमेशा, जो चॉइसेस थी, मैं उसको बेहतर लीडरशिप समझता था, मैं उसको बेहतर जमात समझता था। हालांकि सर ये भी तो चीज़ रियलिटी है कि ज़ियाउल हक का एक बहुत बड़ा हाथ था नवाज शरीफ के सारे पॉलिटिकल करियर में। यार उस बात को आप मैं वो सारी जिंदगी मैं जानता हूँ, कोई भी नहीं जानता। अच्छा, हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है, ये रियलिटी नहीं है सर। बहुत से लोगों को उस वक्त सपोर्ट किया गया ना, बहुत से लोग, नॉन पार्टी इलेक्शंस थे, ऐसे ही है पाकिस्तान में बहुत से लोग। उसके बाद जुनीर साहब की हुकूमत गई 29 मई को, ज़ियाउल हक साहब फौत हुए 17 अगस्त को। ये टोटल पीरियड था जहाँ कोई बराह रास्त ताल्लुक मियाँ साहब का और ज़ियाउल हक का हो सकता था। हालात थे, मियाँ साहब को एक मौका मिला, उन्होंने कैपिटलाइज़ किया, उन्होंने एक बेहतर सियासत दी, हम उनके साथ थे। 90s की अपनी तकरीरों में मियाँ साहब जो ज़ियाउल हक साहब के लिए कहते थे, अब तो वो बातें नहीं करते, लेकिन उस ज़माने में तो पूरा कैश करते थे। ज़ियाउल हक साहब का कोई वोट बैंक था, सियासतदान जहाँ भी एक वोट बैंक था ज़ियाउल हक का, नहीं वो था, एक बहुत वसी वोट बैंक था। तो सियासतदान उसके हक में बात करता है। और मियाँ साहब उस यकीनन उस निज़ाम के, चूँकि निज़ाम था पीपल्स पार्टी और एंटी पीपल्स पार्टी, ऐसे ही है, तो वो एंटी पीपल्स पार्टी के लीडर थे। वो तो जाहिर बात है, उनके वालिद साहब इफेक्टिव्स में से थे पीपल्स पार्टी के। जी जी, तो वही बात करनी थी। इफेक्टिव्स की बात सिर्फ नहीं थी, मुल्क का सियासी निज़ाम ही ऐसा था ओके कि एक पीपल्स पार्टी थी, एक एंटी पीपल्स पार्टी ग्रुप था। अच्छा, वैसे जो आपका आबाई इलाका है, हमारा भी वही आबाई इलाका है, वहाँ भी पीपल्स पार्टी का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड था। जी, हमेशा वहाँ 70 पीपल्स पार्टी जीती, 77 भी पीपल्स पार्टी जीती। उसके बाद नॉन पार्टी इलेक्शन आगे 85 के, उसमें भी वोट जो पड़ा वो जो ट्रेडिशनल उम्मीदवार थे मुस्लिम लीग के, उनके खिलाफ पड़ा। ओके, उसके बाद भी पीपल्स पार्टी वहाँ पर, आप नंबर्स देख लें, 70-80 हज़ार वोट हर इलेक्शन में लेती रही। ये पिछले को 10 साल में बिल्कुल ही गायब हुई है। जी, 2013 में जो पीपल्स पार्टी को ज़ियाउल हक कुछ नहीं कर सका,
उसके बाद मियाँ साहब भी कुछ नहीं कर सके। लेकिन जो 2008 से 13 की उनकी हुकूमत थी उसने मुकम्मल तौर पे पीपल्स पार्टी का सफाया कर दिया। आप इत्तेफाक देखें, जो हमारी बेल्ट है 10 साल में उनके 2 प्राइम मिनिस्टर आए। जी करीब राजा साहब थे और एक बंदे की जमात जो है वो आज भी रिलेटिवली प्रेजेंट है, लोग अच्छे अल्फाजों में याद रखते हैं। दूसरे बंदे की जमात सूबे से गायब हो गई है जी, खत्म हो गई है। ये हैरानकुन बात है। ये हैरानकुन बात है। सॉर्ट ऑफ लाइक एक पीपल्स पार्टी अब सिर्फ सिंध के वडेरों की और कराची की थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स की जमात रह चुकी है। जी, ये जो हम शिफ्ट कर गए हैं, क्योंकि 90s में फिर भी अटैम्प्ट थी। आज इमरान खान की अटैम्प्ट है कि एक पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स करने की, लोगों की अपीजमेंट करने की, लार्ज स्केल वोटर बैंक लेने की। बाकी जमातों में तो वो ख्वाहिश ही ख़त्म हो गई है, ये दिखता है जी ऐसे। बदकिस्मती से। नहीं, वो भी देखिए इमरान खान साहब आज कैपिटलाइज कर रहे हैं। वो तो सर जो एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव मुल्क में बन गया है। बदकिस्मती है मुल्क की कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव बन जाए, तो वो बन गया। जो नाकामियाँ PMLN की हैं वो उनके खाते में जाती हैं, जो नाकामियाँ पीपल्स पार्टी की हैं उनके खाते में जाती हैं। तो इमरान खान तो करने की ज़रूरत कुछ नहीं है, वो तो बना बनाया एक नैरेटिव मिल गया। हालांकि 9 अप्रैल 2022 को मैं आपको बता रहा हूँ कि सियासी तौर पे PTI का वजूद ख़त्म हो चुका था। जब उनको जब वो अदम एतमाद हो गया और उसके बाद हुकूमत बनी और हुकूमत ने जो काम किया ये नहीं किया 16 महीने उन्होंने, यानी वो हुकूमत की, मैं मुझसे लोग पूछते हैं हुकूमत कैसी थी, मैं कहता यार जिस हुकूमत ने इमरान खान की सारी गलतियां लोगों को भुला दी, उसने क्या इमरान खान ने 3 साल 8 महीने एक पैसे का काम मुल्क में नहीं किया, लेकिन इस 16 महीने ने वो सारी गलतियां लोगों को भुलवा दी। यार वो भूल ही गया कि उसने क्या क्या नहीं किया था। वो इनकी गलतियां इतनी बड़ी थी, इनकी नाकामी हुकूमत की इतनी बड़ी थी। उस वक्त क्या कहते हैं, जब वो PDM-1 फॉर्म हो रही थी, हर चीज़ हो रहा था, तब आपको आइडिया हो गया था कि किधर से डायरेक्शन आ रही है? क्योंकि सर जो वो सारा आइडिया एक प्रोसेस था। हमें वो इवेंट्स याद हैं जब सिंध हाउस में बंदे इकट्ठे हो रहे थे और PTI को अपने बंदे मिल नहीं रहे थे। वो आए वे बजरिए जहांगीर तरीन के जहाज़ ही थे और बजरिए उसी जहाज़ वापस चले गए थे। लेकिन तब वो प्रोसेस बहुत वाजे हो के कॉमन पाकिस्तानी को नज़र आना शुरू हुआ कि पॉलिटिक्स में मेडलिंग किस तरह होती है, एवरेज पाकिस्तानी की। तो देखिए वो हर चीज़ के बहुत से पहलू होते हैं। ओके, उस वक्त हकीकत ये थी, जब इमरान खान साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की बात की, हालांकि ज़रूरत नहीं थी, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया ना, इमरान खान साहब ने भी कहा और बाजवा साहब ने कहा कि बंदे बाजवा साहब ने पूरे करके दिए। इस तरह ही है। तो इमरान खान साहब असेंबली का एतमाद खो चुके थे, उनकी अक्सरियत नहीं थी असेंबली के अंदर। बजरिए प्रेशर हुआ था जो हुआ था। नहीं, प्रेशर के बगैर जी, जो बंदे पूरे हुए, पूरे प्रेशर जी बिल्कुल। ये इमरान खान साहब ने खुद एतराफ़ किया है, बाजवा साहब ने खुद कहा है कि मैंने पूरे किए। मैं आपको बताता हूँ, अप्रैल 2022 में 21 लोग PTI के सिटिंग MNA मेरे साथ राब्ते में थे कि हमसे कोई वादा करवा दें पार्टी से, टिकट का, सूबाई टिकट का, कोई ज़िला कौंसिल के मामलात का, कोई हल्के में किसी मुफाद का, कोई सेनेट की सीट का, हम आने को तैयार हैं। और इससे ज़्यादा नंबर से जो मेरे साथ राब्ते में नहीं थे वो इससे भी ज़्यादा थे। मुझे लोग बताते हैं 40-45 MNA। आपको 21 का पता है, आप कैसे जनाब मुझसे बराह रास्त राब्ते में थे। उसकी क्या वजह बताते थे? वो बताते थे कि हम हल्के में जाने के काबिल नहीं हैं। उनका, मुझे एक बड़े सीनियर सियासतदान थे, उन्होंने कहा कि मैंने शादियां छोड़ दी हैं, मैंने जनाजे में जाना छोड़ दिया है, लोग बदतमीजी करते हैं। हालांकि एक सियासतदान की ज़िंदगी में दिन में ये सबसे बड़ा काम है। सियासत नाम इन 2 चीज़ों का है कि आपने ये ज़रूर, वहाँ आपका ताल्लुक है ना लोगों से, ऐसी एक ज़ाती ताल्लुक भी बन जाता है और एक सियासी ताल्लुक, वहाँ पर लोग होते हैं, आप उनसे बातचीत कर लेते हैं और ये सब होता है। तो क्या उनका हम हल्के में जाने के काबिल नहीं है, लोगों में वो बदतमीजी करते हैं हमारे साथ। तो आज वो लोग सब कुछ वो भूल गए, नहीं किसी को परवाह ही नहीं, और वो सारा कुछ वही हाल आज PMLN का हो गया है, पीपल्स पार्टी का हो गया, बुरा हो गया सर। अब तो राय होगी मैं नहीं, इन सेंस के लोग रेस्टोरेंट्स में हाथ डाल देते हैं। एक और चीज़ सर देखने को मिली है, नहीं वो हुआ था एक हद तक। अब लोग तो बिल्कुल बेहिसी का शिकार हैं, अब वो शिकवा ही नहीं करते, अब वो जमातों से शिकवा नहीं कर रहे, अब वो राज शिकवा कर रहे हैं, बड़े भाई से, बड़े से भी कर रहे हैं।
बड़ा राशि को है। एक क्या कहते हैं जो आखिरी हम छोटा सा एक सेगमेंट तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन एक पार्ट एंड पार्सल है चीज़ का। मैं कुछ सियासी लोगों के नाम लूँगा, आपने एक लाइन में जो सियासी लोग गलत होगा सर, मैं कुछ पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट लोगों के नाम लूँगा, आपने उनके बारे में जो आपकी राय है एक लफ्ज़ में चंद अल्फाज में आप दे सकते। चले ये वो चले मेरे लिए मुश्किल होता है कि मैं सबको जानता हूँ, ताल्लुक भी होता है ज़ाती भी, यानी भी आप मैं इसको आसान कर लेते हैं सर, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ के वो उनकी जो करियर्स रहे हैं। नहीं ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। मैं जातियात तो ऑब्वियसली हम बात करते ही नहीं हो जाती है वो बात, जाती निकल जाती है ना। जब आप एक ऑब्जेक्टिव राय का भी इजहार कर देंगे तो वो बात अगला महसूस करता है। बिलावल भुट्टो, तजर्बा हासिल करें। ओके। मरीम नवाज साहिबा, वो भी तजर्बा हासिल करें। ऑप्टिक्स पे हुकूमतें नहीं चलती हैं। सब बड़े ओहदों में वो बैठे हुए हैं, हाल ही तजर्बा हासिल जी बिल्कुल तजर्बा हासिल करें। बड़े ओहदों में पहुंचना कामयाबी नहीं होती। ओके। वहाँ आप क्या कर रहे हैं ये कामयाबी होती है। आप सीखें मुल्क के मामलात क्या हैं, उनको हल कैसे करना है, आपने हुकूमत कैसे चलानी है, लोगों से आपका ताल्लुक़ क्या होगा। ये बड़े वक्त लगता है इन चीज़ों में। मैं मियां नवाज़ शरीफ को देखता हूँ, मैंने 85 के भी नवाज़ शरीफ को भी देखा है, और मैंने 2021 के गुजरांवाला जलसे के भी नवाज़ शरीफ को देखा है। बहुत बड़ा सफ़र उन्होंने तय किया। 2021 वाला ज़्यादा पसंद है या पहले वाला? नहीं 2021 वाला जी, गुजरांवाला जलसे वाला। वो एक बन गए थे, एक सियासतदान कौमी सतह के, 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके थे, लेकिन उनकी सियासत का अरूज गुजरांवाला का जलसा था। अच्छा, मैं जो ताज है इमरान खान को पहनाया जा रहा है वहाँ पे जाता था, नैरेटिव वही नहीं उनके पास था, वो ताज उनका था जो उन्होंने इमरान खान के हवाले किया, गिफ्ट किए तो ले लो। अच्छा सर, अगले बंदे पे चलते हैं। इमरान खान साहब, इमरान खान साहब मुल्क की बात करें, मुल्क की बात करें। आज बदकिस्मती से जो रोल अदा कर सकते हैं मुल्क के लिए वो नहीं कर रहे। आपके ख्याल से वो कर सकते हैं रोल अदा? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर अपनी अना से बाहर निकलेंगे। नहीं, हम अस्यूम करते हैं कि वो पहलू खत्म हो गया। बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल, एक उनकी पॉपुलर अपील है, उसको मुल्क के लिए इस्तेमाल करें, अपनी ज़ात के लिए नहीं या किसी और मकसद के लिए नहीं, और दिल सबको वसी करना पड़ेगा। अच्छा, दिल वसी से याद है सर, सोच वसी करनी पड़ेगी। आसिम मुनीर साहब, आसिम मुनीर साहब तजर्बा, माजी के तजर्बात को देखें कि जो लोग उनकी कुर्सी पर थे उन्होंने क्या किया या क्या नहीं किया, उसके मुल्क पर क्या असरात हुए। आज उनका बेपनाह असर है इस मुल्क के मुस्तकबिल पर, उस चीज़ को सामने रख कर फैसले करें। वैसे सर आप इस सर्कल में घूमते हैं, आपको लगता है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, हाई ओहदों पे जो लोग बैठे हुए हैं, पार्टी लीडर्स होते हैं, ये हिस्ट्री का असर को शौक रखते हैं या नहीं रखते? नहीं देखिए, मैं किसी की नीयत पे शुबा नहीं करता। नीयत नहीं कह रहा, ठीक है, नीयत लर्निंग प्रोसेस है। हिस्ट्री का शायद हम वो सबक हासिल नहीं करते। हम ये समझते हैं कि हिस्ट्री में उस आदमी ने गलती की तो उसके साथ ये हुआ। ओके। हालांकि वो वही गलती दोहरा रहे होते हैं। हम रेपिटेशन ऑफ प्रोसेस नहीं देख रहे होते। हम सबक हासिल नहीं करते तारीख से। तारीख हमने पढ़ी ज़रूर होती है, लेकिन सबक भी हासिल करना होता है। ओके। ये काजी फैज़ी साहब, काजी फैज़ी साहब ने मौका मेरे नज़र में गंवा दिया है। किस चीज़ के लिए? सिर्फ ये कह देते, देखिए काजी फैज़ी साहब उस आदमी के बेटे हैं जिसको कायद आज़म ने वकला को मुनज़्ज़म करने के लिए कहा था। हमने ये सुना है, तारीख में देखा है। आज इस मुल्क के वकला उनके ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म हो रहे हैं, उनके अमल के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म है। ये बहुत बड़ा सफ़र है जो उन्होंने तय किया है। मैं उनका बहुत बड़ा सपोर्टर था, मैं उनको नहीं जानता हूँ, कभी मुलाकात नहीं हुई, मैं उनका सपोर्टर था। हम सब थे सर जब आज मैं नहीं हूँ। रेफरेंस डायल हुई, जो कुछ उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार या दौरे ओहदे के दरमियान किया है, उसने सबको मायूस किया, इस मुल्क की आवाम को मायूस किया है। और मुझे समझ नहीं आती कि इसकी क्या वजूहत थी। उनका कोई भी मुस्बत पहलू नज़र नहीं आता उनके इस दौर का, मुल्क के लिए या उनकी ज़ात के लिए या किसी बात के लिए। ये बहुत बदनसीबी है। अभी भी उनका मौका था, सिर्फ ये कह देते यार मैं 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहा हूँ, मैं किसी किस्म की कोई एक्सटेंशन नहीं लूँगा, आप ताहियात भी बना दें चीफ जस्टिस को, मैं रिजाइन घर जा रहा हूँ, उनका स्टेचर बढ़ जाता। बहरहाल ये उनके फैसले हैं, मैं उन पे इस शख्स को आप जानते ना हो, आप उनको एक
क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी है, हम जब पब्लिक डोमेन में आते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं। ये आपने वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। हमारे यहाँ पंजाब में तो एक नया साइबर क्राइम बिल वगैरह हर चीज़ आ गई, FIA से बड़ा एक्शन लेता है। तनकीद और बस एक जो बढ़ास होती है उसकी जो लाइन होती है बड़ी थिन होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों की बड़ी थिक स्किन होनी चाहिए बड़ी थिन होती है, और बात बात पे मुकदमेबाजी, लोगों की आवाज़ बनना बहुत कॉमन प्रैक्टिस बन गई है अक्रॉस गवर्नमेंट्स। इसमें आप एक गवर्नमेंट को नहीं कह सकते कि जनाब आप ज़्यादा कर रहे हैं या आप ज़्यादा कर रहे हैं, अक्रॉस गवर्नमेंट्स है। लेकिन उस तनकीद से बगैर सिस्टम ग्रो करते हुए नज़र नहीं आता। नहीं, ये बात दुरुस्त है। मैं इजाज़ुल हक साहब हैं, मैं उनको बहुत पुराना जानता हूँ। मैं उनसे छोटा था, उनके वालिद साहब और मेरे वालिद साहब एक जगह उर्दन में इकट्ठे थे, तो उस वक़्त से जानता हूँ, कोई 1969 से। अच्छा। तो वो असेंबली में थे तो बहुत तनकीद लोग ज़िया-उल हक साहब पर करते थे। जब पीस पार्टी का दौर आया उसके बाद भी तो वो खामोश बैठे रहते थे। तो किसी ने कहा कि आप दिफा करें, उन्होंने कहा दिफा की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी थे, उन्होंने जो कुछ किया पब्लिक डोमेन में किया है, लोगों को हक है कि वो उन पर तनकीद कर सकें। तो पता नहीं हम क्यों इन चीज़ों से खाइफ होते हैं कि वो तनकीद कर देगा। सियासतदान जो करता है वो पब्लिक के सामने करता है या नहीं करता, उस पर तनकीद करना आवाम का हक है, हर एक का हक है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको ये साइबर क्राइम बिल का सहारा नहीं चाहिए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का, आपका हमने कीमती वक्त लिया। हम उम्मीद करते हैं कि इस एपिसोड से आपने कुछ सीखा होगा कि हिस्ट्री में पैटर्न्स क्या होते हैं, हमें माजी की गलतियों से सीखना चाहिए और हमें किसी बड़े असूल के लिए सोचना चाहिए, ना कि किसी शख्सियत की और इशू बेस्ड बातें करनी चाहिए। आप सबका सुनने का शुक्रिया। थैंक यू सर। मेहरबानी।